Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो ऑफिसर्स, आज के इस सेशन में हम एक मेंस की पजल डिस्कस करने वाले हैं जिसकी थीम है रो प्लस कॉलम बेस्ड अरेंजमेंट, है ना। जिसको आप लोग कहते हो फ्लोर और फ्लैट वाली पजल, या फिर आप लोग कहते हो मल्टीपल बिल्डिंग्स और फ्लैट वाली पजल, है ना। एक्चुअली पजल को कभी भी उसके वेरिएबल के नाम से नहीं जाना जाता है, पजल को हमेशा उसकी थीम से जाना जाता है ना। तो यहां पर रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन की एक पजल हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पजल क्या है, उसमें क्या चीजें दी है, पजल की थीम कौन सी है, ये आपको पजल सॉल्व करते वक्त खुद ही डिसाइड करना है। ज्यादा पजल के बारे में मैं पहले कुछ नहीं बताऊंगा, पहले आप लोग उस पजल को अपना 100% दोगे और फिर वो पजल हम यहां पे डिस्कस करेंगे। ओके, पजल दिखाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। मेंस की पजल को अगर कॉम्प्लिकेटेड बनाना हो तो सिर्फ और सिर्फ दो ही तरीके से कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है, तीसरा तरीका प्रेजेंट है ही नहीं। तो अगर हमें पजल में मास्टर बनना है तो बस वो दो तरीके हमने समझ लिए, उनके साथ डील करने के हमने अपने स्किल्स को इंप्रूव कर लिया तो हम पजल में मास्टर बन जाएंगे ना, है ना। कौन से दो तरीके हैं? सबसे पहला तो इंफॉर्मेशन को घुमा फिरा के दिया जा सकता है। दूसरा तरीका जो नंबर ऑफ केसेस जिनको हम पॉसिबिलिटी कहते हैं, पॉसिबिलिटी ज्यादा बनाई जा सकती है। पजल किसी भी लेवल की रहने दो, उसको कॉम्प्लिकेटेड सिर्फ यही दो तरीकों से बनाया जा सकता है। पजल में क्या इंफॉर्मेशन दी है, अगर ये हमें ढंग से समझ में ही नहीं आई तो उस पजल को हम सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसीलिए इंफॉर्मेशन के कॉम्प्लिकेटेड होने से या फिर पजल का जो थीम है, पजल में जो बेस बनाना है, उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बना दिया जाए तो यहां पे पजल डिफिकल्ट हो सकती है। सबसे पहली बात, है ना, इंफॉर्मेशन को कॉम्प्लिकेटेड करके पजल बनाई जा सकती है और आजकल के मेंस एग्जामिनेशन का ट्रेंड देखे तो यही मेथड यूज की जा रही है किसी भी पजल को डिफिकल्ट बनाने के लिए। दूसरा तरीका जो थोड़ा सा आजकल कम यूज हो रहा है पर उस तरीके से भी पजल को डिफिकल्ट बनाया जा सकता है जिसमें नंबर ऑफ केसेस ज्यादा बनेंगे, ठीक है। तो ये पजल मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, आप सॉल्व करते वक्त सारी चीजों को एनालाइज कीजिए कि इस पजल की थीम क्या है, इस पजल में इंफॉर्मेशन कैसे दी है, कैसे आपने पहले ही पढ़ी हुई चीजों को यहां पर कंबाइन किया है, ये सारी चीजों को आपको एनालिसिस करना है। क्योंकि यूजुअली मैंने बहुत बार सुना है एस्पिरेंट्स को कहते हुए कि इस बार मेंस में फलाना नया टाइप का आया था, ठीक है, ये इस बार कुछ नया ही किया था एग्जामिनर में, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं वहां पर तो आपने जो पहले अलग अलग 10 जगह पर चीजें पढ़ी हुई है, वो 10 चीजों में आपने जो सीखा होगा, उन 10 चीजों का कंसेप्ट अगर आप एक साथ उस क्वेश्चन में लगाते तो वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता। आई एम श्योर इस वीडियो ने पजल सॉल्व करने की पूरी प्रोसीजर समझने में आपकी काफी हेल्प की होगी और हर एक बैंकिंग एस्पिरेंट पजल और सेटिंग अरेंजमेंट इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस तो जानता ही है। ये एक वीडियो था कोर्स ऑफ द मंथ में जो पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट का कोर्स हमने सिलेक्ट किया है उसका। एग्जाम के बदलते हुए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को हमने बड़ी बारीकी से डिजाइन किया हुआ है ताकि लेटेस्ट पैटर्न पे पूछे जाने वाले सारे पजल सॉल्व करने में आपको आसानी हो। ये कोर्स आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर करने में काम आएगा ही आएगा, उसी के साथ स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने में भी काम आएगा। और यही तो चीजें चाहिए होती है कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। तो ये तो रही बस एक टॉपिक की बात, पर जरा सोचो ऐसे ही आपको बाकी सारे टॉपिक्स पे कोर्सेज मिल जाए तो कोडिंग डिकोडिंग, स्कोर बूस्टर, सीटिंग अरेंजमेंट, कंसेप्ट बिल्डर, एडवांस सिलोजिज्म, स्कोर बूस्टर और ऐसे ही 100 से भी ज्यादा कोर्सेज सब मिलेंगे आपको एक ही टेस्ट बुक पास के अंदर, जो आपको हर एक एग्जामिनेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, 1000 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट्स, क्विजेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट एंड डिस्कशंस और 5500 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट सीरीज
ये सारी चीजें आपको मिलेगी टेक्स्ट बुक पास के अंदर। इन शॉर्ट, टेक्स्ट बुक पास इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर क्रैकिंग एनी एग्जाम। सो गेट योर टेक्स्ट बुक पास फ्रॉम द डायरेक्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। चलिए आप और हम मिलके आपका सरकारी ऑफिसर बनने का सपना पूरा करते हैं, है ना। यानी पहले हमने जो अलग अलग सीख रखा है उससे जो अप्रोच हमें मिलता है वो अप्रोच हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो थोड़े से हटके क्वेश्चंस हमें मेंस में मिलते हैं। तो इस सेशन में डिस्कस होने वाली पजल कुछ वैसी ही है, थोड़ी सी हटके। शायद आप में से कुछ लोगों ने उसको इससे पहले देखा नहीं होगा, है ना। तो पजल आपकी स्क्रीन पर है, वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए, अपना 100% इस पजल को दीजिए, उसके बाद यहाँ पे जो भी डिस्कशन होगा उसके लिए जाइए। चलिए डिस्कस करते हैं पजल को। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। इसमें हमें क्या दिया है देखो। पजल में हर एक वर्ड को अच्छे से समझना है और उसको रिलेट करना है। देखते हैं एक्चुअली में ये पजल कितनी डिफिकल्ट है। अगर आप में से कुछ लोगों को ये पजल डिफिकल्ट लगी है तो हमें इसमें दिया है 10 people live in 3 buildings namely X, Y and Z. Building X is immediately left of building Y whereas building Z is to the second right of building X. ओके, हमें 3 बिल्डिंग्स दिए हैं, बिल्डिंग X, बिल्डिंग Y एंड बिल्डिंग Z। ठीक है, क्या दिया था हमें? बिल्डिंग X जो है वो Y के इमीडिएट लेफ्ट में है, X बिल्डिंग Y बिल्डिंग के इमीडिएट लेफ्ट में, और बिल्डिंग Z जो है वो X के सेकंड राइट में थी, यानी बिल्डिंग Z यहां पे आनी चाहिए थी। ठीक है, यूजुअली हमने इन टाइप्स के पजल जब सॉल्व किए हैं हमें एक ही बिल्डिंग मिलती थी और उनमें कुछ फ्लैट्स मिलते थे, है ना। यहां पर क्या मिला है हमें? यहां पर 3 अलग अलग बिल्डिंग्स हमें मिलती है, 3 अलग अलग बिल्डिंग्स में कुछ लोग रहते हैं, ऐसा हमें कहा गया है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया इस पजल का। थोड़ा सा इस पजल में क्या करना है हमें आइडिया आ गई है। 3 बिल्डिंग्स और उसमें कुछ फ्लोर्स है, ऐसा दिया है। आगे क्या दिया है देखते हैं। आगे हमें दिया था नॉट मोर देन 4 people लिव इन अ बिल्डिंग एंड इमीडिएट अबव और बिलो इंप्लाइज दैट द पर्सन इज नॉट इन द सेम बिल्डिंग। किसी भी बिल्डिंग में 4 से ज्यादा लोग नहीं रहते। हर एक बिल्डिंग में या तो 4 लोग होने चाहिए या फिर 4 से कम लोग होने चाहिए। इसका मतलब बाकी सारे फ्लैट्स या फ्लोर्स कहो उसमें क्या होने चाहिए? वैकेंट होने चाहिए, है ना। यहां पर क्या दिया है कि किसी भी बिल्डिंग में 4 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए, तो हर बिल्डिंग में 4 ही लोग आने चाहिए थे या फिर उससे कम। ठीक है, चलो अब इसमें एक और कंडीशन हमें दी है, इमीडिएटली अबव एंड इमीडिएटली बिलो मींस द पर्संस आर नॉट इन द सेम बिल्डिंग्स। फॉर एग्जांपल अगर हमें दिया जाएगा ए लिव्स इमीडिएटली अबव बी, तो इसका मतलब ए का फ्लोर नंबर बी के फ्लोर नंबर से एक ज्यादा होगा और वो सेम बिल्डिंग में नहीं रहेंगे। फॉर एग्जांपल बी रहता है बिल्डिंग एक्स में तीसरे फ्लोर पे, बी रहता है बिल्डिंग एक्स में तीसरे फ्लोर पे, ए उसके इमीडिएटली ऊपर, यानी ए का फ्लोर नंबर होना चाहिए था 4, पर ए एक्स में नहीं आ सकता क्योंकि इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो देने का मतलब है उनकी बिल्डिंग सेम नहीं होनी चाहिए। तो ए का फ्लोर नंबर 4 वाई और जेड में से किसी में भी हो सकता है। ठीक है, तो इमीडिएटली अबव का मतलब फ्लोर नंबर +1 और दूसरी किसी बिल्डिंग में इमीडिएटली बिलो का मतलब -1 और फ्लोर वो दूसरे किसी बिल्डिंग में। ठीक है, चलो तो ये इस स्लाइड पे दी हुई सारी इंफॉर्मेशन सॉर्टेड है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हमें पहला ही पॉइंट दिया था, एज मेनी फ्लोर्स आर देयर बिलो द फ्लोर इन विच ए लिव्स एज इट इज अबव द फ्लोर इन विच बी लिव्स। ठीक है, पॉइंट क्या दिया है हमें? ए के नीचे जितने फ्लोर्स है, पॉइंट को ध्यान से समझते हैं, ए के नीचे जितने फ्लोर्स है उतने ही फ्लोर्स बी के ऊपर होने चाहिए थे। ये हमें पॉइंट दिया था। पॉइंट हमने रिलेट कर दिया क्योंकि कौन सी बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स है हमें यही नहीं पता है। ठीक है, ओके, तो फिलहाल हम यहां पर पजल को स्टार्ट करते हैं। हमारा ध्यान यहां पर एक्स्ट्रा होना चाहिए क्योंकि हर बिल्डिंग में फ्लोर्स का काउंट हम कहां पर रेस्ट्रिक्ट कर सके ये हमें देखना है ना। किसी भी बिल्डिंग के फ्लोर का काउंट हमें नहीं पता है, तो हमें हर बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स आ रहे हैं, कौन पर्सन कौन सी बिल्डिंग में आ रहा है, ये सारी चीजें सॉर्ट आउट करनी है। और इसके लिए किसी भी बिल्डिंग में टॉप फ्लोर कहां पे लोकेट कर सकते हैं ये हमें देखना पड़ेगा,
है ना, यानी टॉप फ्लोर फाइनलाइज करने के लिए एक्स्ट्रा ध्यान हमें यहां पे देना पड़ेगा। ओके, ये पॉइंट पहला हो गया। उसके बाद आगे हमें दिया है देयर आर 4 फ्लोर्स अबव द फ्लोर इन विच सी लिव्स। पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट कहा जा रहा है कि सी जिस फ्लोर पे रहता है उसके ऊपर 4 फ्लोर्स है, ठीक है, तो सी के फ्लोर के ऊपर 4 फ्लोर्स, ये पॉइंट हमने नोट डाउन कर लिया। उसके बाद आगे हमें दिया है सी डज नॉट लिव इन द बिल्डिंग वाई बट लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 5। सी कौन सी बिल्डिंग में नहीं रहता है? सी बिल्डिंग वाई में नहीं रहता है। वाई में सी नहीं आना चाहिए, पर सी का फ्लोर नंबर कौन सा होना चाहिए था? 5। अब जरा देखो, हमें यह दिया था ना कि सी के ऊपर 4 फ्लोर्स होने चाहिए, इसका मतलब सी के ऊपर जो चौथा फ्लोर होगा वही टॉप फ्लोर होना चाहिए था ना, है ना। सी के ऊपर 1 2 3 4 फ्लोर्स होने चाहिए थे, ठीक है, सी के ऊपर 4 फ्लोर्स होने चाहिए थे, इसका मतलब सी के ऊपर का चौथा फ्लोर टॉप फ्लोर होना चाहिए था। अगर सी में, ठीक है, अगर सी 5वें फ्लोर पे रहता है तो सी जिस किसी भी बिल्डिंग में रहता हो उस बिल्डिंग में टोटल फ्लोर्स कितने होंगे पता चल सकता है, ठीक है। 5वें के बाद 6वां फ्लोर, 7वां फ्लोर, 8वां फ्लोर एंड ये 9th फ्लोर। इसका मतलब क्या हुआ? सी जिस किसी भी बिल्डिंग में रह रहा है उस बिल्डिंग में टोटल 9 फ्लोर्स होने चाहिए। फाइनल कैसे पता चला? हमें दिया था सी का फ्लोर नंबर 5 और उसके ऊपर 4 फ्लोर। जाहिर सी बात है सी के ऊपर का चौथा फ्लोर टॉप होना चाहिए था, इसका 5 है तो उसका फ्लोर नंबर 9। चीजें सॉर्ट आउट, है ना। यहां पर हम एक्स्ट्रा ध्यान किस पे दे रहे हैं? किसी भी बिल्डिंग का टॉप फ्लोर कैसे फाइंड हो सकता है। अनसर्टन अरेंजमेंट जिसमें रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन, यानी इसमें अनसर्टन का भी टच हमें मिल रहा है। अनसर्टन थीम की पजल जब कभी भी हमें सॉल्व करनी हो उसमें हमें यह देखना है कि हम चीजों को रेस्ट्रिक्ट और लिमिट कहां पे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब आगे देखते हैं क्या दिया है हमें। इस स्लाइड पे दी हुई सारी इंफॉर्मेशन को हमने टैकल कर लिया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आगे हमें दिया था डी लिव्स इन दैट फ्लोर विच इज द सम ऑफ द फ्लोर इन विच ई एंड सी लिव्स। पॉइंट हमें क्या दिया था? डी का फ्लोर नंबर जो है वो ई और सी के फ्लोर नंबर की सम होना चाहिए। सी का फ्लोर नंबर 5 है हमें पता है, तो इन शॉर्ट डी का फ्लोर नंबर जो होगा वो ई प्लस 5 होना चाहिए था, है ना। पॉइंट हमें दिया था डी लिव्स इन दैट फ्लोर विच इज सम ऑफ द फ्लोर नंबर इन विच ई एंड सी लिव्स। ई और सी जो फ्लोर पे रहते हैं उनकी फ्लोर का एडिशन डी के फ्लोर नंबर के बराबर होना चाहिए था। ई का फ्लोर नंबर नहीं पता है, सी का फ्लोर नंबर 5 है, तो ई प्लस 5 शुड बी द फ्लोर नंबर ऑफ डी, ठीक है। इसके बाद हमें आगे दिया था द सम ऑफ फ्लोर नंबर इन विच एफ एंड ए लिव इज 3, ठीक है। एफ और ए का फ्लोर नंबर का सम जो है वो 3 होना चाहिए था। अब जरा देखो, फ्लोर नंबर 0 तो किसी का हो नहीं सकता, यहां पे दिया नहीं है, तो एफ और ए के फ्लोर नंबर से रिलेटेड क्या क्या चॉइस हमारे पास है? फ्लोर नंबर स्टार्ट कहां से होंगे? 1 से ही होंगे ना, 1 2 3 4 5 6। कितने हमें नहीं पता है, कितने फ्लोर्स है हमें नहीं पता है, पर एक बात तो यहां से ये क्लियर हो जाएगी ना कि एफ और ए का फ्लोर नंबर जो है वो 1 या 2 इसमें से ही कुछ ना कुछ हो सकता है, क्योंकि अगर हमें इन दोनों की टोटल 3 चाहिए तो 1 और 2 इन 2 नंबर्स के अलावा हमारे पास कुछ भी ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। बस यही 2 ऑप्शंस है जो हमें 3 टोटल दे सकते हैं। ओके, तो यहां पर एफ और ए के टेंटेटिव फ्लोर्स हमें पता चल गए। कौन सी बिल्डिंग में आ रहा है ये अभी भी पता नहीं है। पजल में जैसे जैसे आप कंडीशंस पढ़ रहे हो समझो और उसके सारे पॉसिबल इंप्लीकेशन समझो। पॉसिबल इंप्लीकेशंस मतलब वहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है, उस इंफॉर्मेशन को हम किस किस वे में इस बेस में रिलेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें समझ में आना जरूरी है, ठीक है। रीजनिंग की पजल्स को अगर एक लाइन में समराइज करना चाहे तो मैं एक लाइन में इन पजल्स को समराइज कर सकता हूं। पजल्स और are all about knowing and handling the possibilities. पजल्स अगर सॉल्व करना है तो पॉसिबिलिटीज समझ में आनी चाहिए, समझ में आने के बाद उसको हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है। चलो ये पॉइंट हमने यहां पर देख लिया।
ठीक है, इसके बाद हमें क्या दिया है, इसके बाद हमें दिया था E लिव्स इन बिल्डिंग Y एंड लिव्स एट द टॉप मोस्ट फ्लोर। ठीक है, पॉइंट हमें दिया था E जो है बिल्डिंग Y में रहता है और वो बिल्डिंग Y के टॉप मोस्ट फ्लोर पे रहता है। बिल्डिंग Y में टोटल कितने फ्लोर्स नहीं पता है, वो पॉइंट ऐसा ही रहेगा, पर जितने भी नंबर ऑफ फ्लोर्स आएंगे उसमें से वो टॉप फ्लोर पे होगा। चलो ठीक है, आगे हमें दिया है A and B live in the same building but they do not live in building X। ठीक है, पॉइंट दिया था A और B दोनों की बिल्डिंग सेम होनी चाहिए थी, ओके, और वो बिल्डिंग X में नहीं रहते, तो यहां पर A और B को हम कंसिडर नहीं कर सकते थे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या दिया है हमें। ये स्लाइड की सारी इंफॉर्मेशन सॉर्ट आउट हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हमें दिया था द सम ऑफ number of floor in which A and G live is equal to the sum in which B lives। पॉइंट क्या दिया है, B की फ्लोर नंबर जो है वो A और G की टोटल है। ठीक है, पॉइंट दिया है हमें B का फ्लोर नंबर A और G का टोटल है, A G का फ्लोर नंबर नहीं पता, पॉइंट ऐसा ही रहेगा। ठीक है, जो भी कंडीशंस हम यहां पे लिख रहे हैं वो याद होना बहुत जरूरी है। ये कंडीशंस अगर याद रही तो इनको रिलेट करने में ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, हमें आगे क्या दिया था, A lives in even नंबर फ्लोर। ठीक है, A का फ्लोर नंबर जो है वो even होना चाहिए था। अब जरा देखो, A का फ्लोर नंबर even होना चाहिए था, हमारे पास यहां पर एक और इंफॉर्मेशन थी, A का फ्लोर नंबर 2 हो सकता था या फिर 1 हो सकता था। अब जो स्टेटमेंट मिला है कहता है A का फ्लोर नंबर even होना चाहिए, इसका मतलब A का फ्लोर नंबर 2 होगा, फाइनल हो गया, और F का फ्लोर नंबर 1 होगा, फाइनल हो गया। ठीक है, अब जरा देखो, A का फ्लोर नंबर 2 है, फाइनल है, तो यहां पर B का फ्लोर नंबर जो भी होगा वो G+2 होना चाहिए था। B का फ्लोर नंबर G+2 होना चाहिए था। यहां तक हमें क्लियर है। ठीक है, आगे हमें क्या दिया है, इक्वल नंबर ऑफ फ्लोर्स आर देयर बिलो द फ्लोर इन विच H लिव्स एंड द अबव फ्लोर इन विच J लिव्स। पॉइंट क्या दिया है, H के नीचे जितने भी फ्लोर्स है उतने ही फ्लोर्स J के ऊपर होने चाहिए थे। पॉइंट हमने नोट डाउन कर लिया है। चलो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे हमें दिया है देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन J एंड H इन द सेम बिल्डिंग। पॉइंट क्या दिया है, H और J के बीच में 2 फ्लोर्स होने चाहिए और वो सेम बिल्डिंग में ही होने चाहिए। यहां से एक और चीज क्लियर होनी चाहिए, जैसे ही इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं उस इंफॉर्मेशन की क्लैरिटी हमें मिलनी चाहिए। यह सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब पहले मिली हुई इंफॉर्मेशन को हमने सिस्टमैटिकली नोट डाउन और याद में रखा है। यहां पर हमें पॉइंट दिया था H के नीचे जितने फ्लोर्स है उतने ही फ्लोर्स J के ऊपर होने चाहिए थे। J और H के बीच में 2 फ्लोर सेम बिल्डिंग में। यहां पर कितने फ्लोर्स कवर हुए हैं, बीच के 2 H और J, ये 4 फ्लोर्स कवर हो चुके हैं। ठीक है, मान लो H के ऊपर H के हमें दिया था H के नीचे जितने उतने ही J के ऊपर। मान लो इसमें J के ऊपर 3 फ्लोर और H के नीचे 3 फ्लोर, ऐसी सिचुएशन है। ठीक है, इसमें हम अज्यूम करते हैं फिलहाल पॉइंट ऑफ टाइम, फिलहाल हम क्या अज्यूम करते हैं, H ऊपर है, J नीचे है। इनमें से कौन ऊपर कौन नीचे हमें नहीं पता है, बट फॉर टाइम बिंग हम ये कंसीडर करते हैं कि H ऊपर है, J नीचे है। H के नीचे अगर ये 3 फ्लोर्स आए तो J के ऊपर ये 3 फ्लोर्स आएंगे और उस बिल्डिंग में 4 ही फ्लोर्स रहेंगे। ठीक है, अब देखो सिचुएशंस क्या क्या है जो दिमाग में चल रहा है, मैं बस उसको बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। H के नीचे 3 फ्लोर, ऐसा अगर हमने कंसिडर किया तो J के ऊपर भी 3 फ्लोर आने चाहिए थे और उस बिल्डिंग में 4 ही फ्लोर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर H है, मान लो H के नीचे ये जो 4 फ्लोर्स है, H के नीचे 4 फ्लोर्स हमने कंसिडर कर लिए। मान लो 1 2 3 4, J के ऊपर भी कितने होने चाहिए थे, 4, J के ऊपर 1 2 3 और एक चौथा फ्लोर। इस केस में बिल्डिंग में 4 फ्लोर, इस केस में बिल्डिंग में 6 फ्लोर्स। ठीक है, मान लो H के नीचे बिल्डिंग में आ चुके हैं 5 फ्लोर। ये H 2 फ्लोर्स के गैप पे J चाहिए था, ठीक है, 3 ऑलरेडी हो चुके, ये 5 फ्लोर। H के नीचे अगर 5 फ्लोर आते हैं तो J के ऊपर भी कितने आने चाहिए थे, 5 फ्लोर, 1 2 3 4 और 5। इस केस में इस बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स हो जाएंगे, ये 4 और ये 4, 8 फ्लोर्स हो जाएंगे।
तो यहां पर हम किसी भी पॉसिबल सिचुएशन को कंसिडर करें, यही चीज आप J को ऊपर और H को नीचे रखते हुए भी कंसिडर कर सकते हो। देखो J ऊपर H नीचे, 2 का गैप उन दोनों के बीच में। H के नीचे 1 आया, J के ऊपर भी 1 आना चाहिए था। टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स इसमें कितने? 6 फ्लोर्स। ठीक है, J ऊपर H नीचे, H के नीचे 2 आए, J के ऊपर भी 2 आने चाहिए थे। टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने? 8 फ्लोर्स। तो इसमें हम पॉसिबिलिटीज कैसी भी कंसीडर करें, इसमें इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन करके हम पॉसिबिलिटीज कैसी भी कंसीडर करें, यहां पे हमें एक चीज मिल रही है, और वो क्या है? J और H जिस किसी भी बिल्डिंग में आ रहे हो, उस बिल्डिंग में टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स हमेशा इवन होने चाहिए। रीजन देखो क्या है, यहां पर इवन नंबर ऑफ फ्लोर्स है, और इस कंडीशन की वजह से बाकी और जो फ्लोर्स ऐड होंगे उनका नंबर इवन ही रहना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था इस पजल में। अगर ये क्लिक नहीं होता तो पजल सॉल्व करने में बहुत परेशानी होती। ठीक है, J और H जिस किसी भी बिल्डिंग में आ रहे हैं, उस बिल्डिंग में टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स इवन होने चाहिए थे। दैट्स इट। ये पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी है। यहां पर सारी इंफॉर्मेशन बाकी नोट डाउन कर ली है। आई एम श्योर इस वीडियो ने पजल सॉल्व करने की पूरी प्रोसीजर समझने में आपकी काफी हेल्प की होगी, और हर एक बैंकिंग एस्पिरेंट पजल और सेटिंग अरेंजमेंट इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस तो जानता ही है। ये एक वीडियो था कोर्स ऑफ द मंथ में, जो पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट का कोर्स हमने सिलेक्ट किया है उसका। एग्जाम के बदलते हुए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को हमने बड़ी बारीकी से डिजाइन किया हुआ है, ताकि लेटेस्ट पैटर्न पे पूछे जाने वाले सारे पजल सॉल्व करने में आपको आसानी हो। ये कोर्स आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर करने में काम आएगा ही आएगा, उसी के साथ स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने में भी काम आएगा। और यही तो चीजें चाहिए होती है कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। तो ये तो रही बस एक टॉपिक की बात, पर जरा सोचो ऐसे ही आपको बाकी सारे टॉपिक्स पे कोर्सेज मिल जाए तो कोडिंग डिकोडिंग, स्कोर बूस्टर, सीटिंग अरेंजमेंट, कंसेप्ट बिल्डर, एडवांस सिलोजिज्म, स्कोर बूस्टर और ऐसे ही 100 से भी ज्यादा कोर्सेज सब मिलेंगे आपको एक ही टेक्स्ट बुक पास के अंदर, जो आपको हर एक एग्जामिनेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, 1000 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट्स, क्विजेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट एंड डिस्कशंस और 5500 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें आपको मिलेगी टेक्स्ट बुक पास के अंदर। इन शॉर्ट, टेक्स्ट बुक पास is one-stop solution for cracking any exam. So, get your textbook pass from the direct link in the description below. चलिए आप और हम मिलके आपका सरकारी ऑफिसर बनने का सपना पूरा करते हैं। अब देखो यहां पर ये तो फाइनल हो गया H और J के बीच में, मतलब जो भी बिल्डिंग में आएंगे इवन नंबर ऑफ फ्लोर होने चाहिए। तो यहां से एक बात कंफर्म हो जाएगी। कौन सी बात? देखो, C जिस बिल्डिंग में था, C जिस बिल्डिंग में था उस बिल्डिंग में 9 फ्लोर्स होने वाले थे। इसका मतलब CHJ सेम बिल्डिंग में नहीं आ सकते, ये भी कंफर्म हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे देखते हैं हमारे पास क्या था। आगे हमें दिया था I lives on that floor number which is immediately below the floor number in which G lives. पॉइंट क्या दिया था? I उस फ्लोर पे रहता है जो फ्लोर, ठीक है, I उस फ्लोर पे रहता है जो फ्लोर G के तुरंत नीचे है, यानी I का फ्लोर नंबर G-1 होना चाहिए था। I lives on that floor number which is immediately below the floor number in which G lives. G का फ्लोर नंबर अगर 7 है, I का 6 होना चाहिए था, क्योंकि यहां पर immediately below कहा गया है। I और G सेम बिल्डिंग में नहीं आ सकते। I और G ये दोनों डिफरेंट बिल्डिंग्स में होने चाहिए थे। रीजन, शुरुआत में हमें एक नोट दी थी, इमीडिएटली अबव, इमीडिएटली बिलो डज नॉट मीन दे आर इन द सेम बिल्डिंग। दे शुड बी इन डिफरेंट बिल्डिंग्स इफ द वर्ड्स इमीडिएटली बिलो एंड इमीडिएटली अबव आर यूज्ड।
ठीक है, ऐसे वर्ड्स यूज हुए हैं तो उनको अलग बिल्डिंग में ही होना चाहिए, इसका मतलब I और G अलग बिल्डिंग्स में है। ठीक है, आगे हमें दिया था ओनली 2 people लिव इन बिल्डिंग Z। बिल्डिंग Z में सिर्फ 2 लोग रहते हैं, पॉइंट हमने यहां पे नोट डाउन कर लिया। उसके बाद हमें आगे दिया था C and I लिव इन सेम बिल्डिंग। ठीक है, उसके बाद हमें पॉइंट क्या दिया था, C and I लिव इन द सेम बिल्डिंग। ठीक है, C और I का बिल्डिंग सेम होना चाहिए था, तो यहां पर ये पॉइंट नोट डाउन करते हैं, C और I इन दोनों की बिल्डिंग सेम होनी चाहिए थी। चलो ठीक है, आगे हमें क्या दिया है देखते हैं। E lives immediately 2 floors above in which C lives, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। E lives immediately 2 floors above, immediately इस वर्ड का इस्तेमाल जानबूझ के किया गया है, ये इंप्लाई करने के लिए C और E अलग बिल्डिंग में रहते हैं। ठीक है, वैसे देने की जरूरत नहीं थी, यहां से ये क्लियर ही था, E Y बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पे आना चाहिए था और C Y में नहीं आ सकता था। C और E अलग बिल्डिंग्स में है, ये पहले से हमें दिया था। इन केस ये इंफॉर्मेशन नहीं भी दी होती तो इस लाइन से ये क्लियर होना चाहिए था। E lives immediately 2 floors above the floor in which C lives. C जिस फ्लोर पे रहता है उसके तुरंत दूसरे ऊपर फ्लोर। ठीक है, C के तुरंत ऊपर वाले फ्लोर पे रहता तो E का फ्लोर नंबर क्या आता, 6। C के तुरंत ऊपर वाले फ्लोर पे रहता तो E का फ्लोर नंबर आता 6, और C के ऊपर दूसरे फ्लोर पे यानी E इस फ्लोर पे होना चाहिए था, ये फ्लोर का नंबर क्या है, 7, यानी E के फ्लोर का नंबर क्या हुआ, 7। E का फ्लोर नंबर 7 हुआ तो D का फ्लोर नंबर हमें 12 मिल जाएगा। ठीक है, E + 5 शुड बी द फ्लोर नंबर ऑफ D, D का फ्लोर नंबर हमें मिल गया 12। यहां पर जरा एक चीज को देखो, C के ऊपर दूसरे फ्लोर पे हमने E को कहां पे कंसीडर किया, 7वें फ्लोर पे। अब आप लोग कहोगे C के ऊपर दूसरे फ्लोर पे कहा था तो इनके बीच में एक ही फ्लोर कैसा आया, तो एक ही फ्लोर आता है। ठीक है, देयर इज अ गैप ऑफ 2 फ्लोर्स बिटवीन C एंड E, स्टेटमेंट अलग है, एंड E लिव्स 2 फ्लोर्स अबव C, स्टेटमेंट अलग है। 2 फ्लोर का गैप मतलब 2 ही फ्लोर का गैप होना चाहिए। अगर हमसे कहा जाएगा E lives 2 फ्लोर्स अबव C, इसका मतलब E और C के बीच में एक फ्लोर होना चाहिए। ठीक है, इफ E lives n फ्लोर अबव C, अगर E C के ऊपर n फ्लोर पे रहता तो C और E के बीच में n-1 नंबर ऑफ फ्लोर्स आते। ठीक है, और ये लॉजिक यहां पर एक्सप्लेन किया है। अब देखो यहां से कुछ और चीजें फाइनल हो चुकी हैं, पर अभी पजल के आखिरी में है, पजल खत्म होने वाली है, तो जो भी इंफॉर्मेशन बची है उसको एक बार पढ़ के खत्म करते हैं, फिर सारी चीजें रिलेट करने में हमें आसानी होगी। ठीक है, चलो आगे क्या देखते हैं। C and I live in, E lives immediately 2 floors above in which C lives। ठीक है, सारी पजल खत्म हो चुकी है, अब हमारे पास सारी चीजें रिलेट करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं बची है। ठीक है, तो चलो जो भी इंफॉर्मेशन अब तक हमने पढ़ के नोट डाउन की है उस इंफॉर्मेशन को रिलेट करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन पता चल गई है। E का फ्लोर नंबर 7 होना चाहिए। ठीक है, E होना चाहिए था बिल्डिंग Y में टॉप मोस्ट फ्लोर पे, तो यहां से एक चीज कंफर्म पता चल गई, E Y बिल्डिंग में 7वें फ्लोर पे आ रहा है और 7वां फ्लोर Y का टॉप मोस्ट फ्लोर है। ठीक है, तो यहां पर ये इंफॉर्मेशन रिलेट करना चालू कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, बाकी कौन से बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स हैं हमें नहीं पता है, पर एज ऑफ नाउ वी आर श्योर दैट कि बिल्डिंग Y में 7 फ्लोर होने ही चाहिए। ठीक है, बिल्डिंग Y में 7 फ्लोर होने चाहिए थे, ये हमें श्योर है, तो इसीलिए यहां पर मैंने 7 फ्लोर्स बना लिए हैं। ठीक है, अब X और Z का सिनारियो आगे चलकर फाइनल हो जाएगा। ओके, बट फिलहाल जो फाइनल हुआ है उसको देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमारी बिल्डिंग हो गई। क्या दिया था हमें इसमें, E का फ्लोर नंबर 7। ठीक है, E को हमने 7वें फ्लोर पे कंसीडर कर दिया, E टॉप फ्लोर पे होना चाहिए, तो मैं यहां पर एक निशान बना रहा हूं जिससे हमें यह समझ में आए कि बिल्डिंग Y में ये जो 7वां फ्लोर है ये टॉप फ्लोर है। ठीक है, ये टॉप फ्लोर है इस बिल्डिंग का, इस निशान से हमें समझ में आ जाएगा। कुछ भी करो आपको बस चीजें याद रखनी है।
ठीक है, तो याद रखने के लिए मैंने एक यहां पे पिन पॉइंट बना लिया। चलो अब यहां पर ई का फ्लोर नंबर फाइनल हो गया, डी का फ्लोर नंबर 12 है। यहां से एक और चीज फाइनल हो जाएगी, या तो एक्स में 12 फ्लोर होने चाहिए या फिर जेड में 12 फ्लोर होने चाहिए। अब जरा देखते हैं, ये फ्लोर 12 नंबर से कंटिन्यू हो गए, इतना भी हमें पता चल गया है। 12 के आगे जाएंगे या नहीं, नहीं पता है, ठीक है। तो ये 7 हो गया, ये 8th फ्लोर, ये 9th फ्लोर, ठीक है। उसके बाद ये 10th, 11th एंड 12th फ्लोर, ठीक है। तो ये हम ऐसे आगे कंटिन्यू करेंगे। हमें यहां पर फिलहाल नहीं पता है कि ये फ्लोर नंबर्स कहां पे और कैसे जाएंगे, कुछ भी आइडिया नहीं है। तो चलो हम अभी देखते हैं कि सिनेरियो कैसे कहां कहां पर फाइनल होगा। हमें इतना तो पता है ना कि बिल्डिंग सी में अब इसके ऊपर फ्लोर नहीं होने चाहिए थे, तो यहां पर ये वाली चीजें हम हटा देते हैं, ठीक है। बिल्डिंग सी का ये टॉप मोस्ट फ्लोर था, इसके ऊपर सी में फ्लोर्स नहीं होने चाहिए। अब डी को रिलेट करने की कोशिश करते हैं, क्या क्या चीजें फाइनल हो सकती है देखते हैं, ठीक है। अब जरा देखो यहां पर डी 12वें फ्लोर पे होना चाहिए था। अब डी 12वें फ्लोर पे हम एक्स में कंसिडर करें या जेड पे पता नहीं है, तो डी को फिलहाल जेड में कंसिडर करके देखते हैं। डी श्योर नहीं है, हम डी की पॉसिबिलिटी यहां पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। डी को हम जेड में चेक कर रहे हैं कि वो 12वें फ्लोर पे आ सकता है कि नहीं आ सकता, ओके। अब जरा देखो, डी हमने 12वें फ्लोर पे कंसिडर कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, एच और जे जो है वो हमें रिलेट करने हैं, और सी का फ्लोर नंबर 5 होना चाहिए था, ओके। और सी जिस किसी भी बिल्डिंग में होगा उस बिल्डिंग में 9 फ्लोर होने चाहिए थे। सी बिल्डिंग वाई में नहीं होगा, सी बिल्डिंग जेड में भी नहीं होगा, क्योंकि सी को 5वें फ्लोर पे लेना है और उस बिल्डिंग में 9 ही फ्लोर होने चाहिए थे। बिल्डिंग जेड में अब तक तो 12 फ्लोर्स आ चुके हैं, ठीक है। तो इस केस में डी को वहां पर ले लिया, तो सी कौन सी बिल्डिंग में आ जाएगा, सी आ जाएगा बिल्डिंग एक्स में, ओके। यहां पे हम पॉसिबिलिटीज चेक कर रहे हैं, ओके। और बिल्डिंग एक्स में इस केस में टोटल फ्लोर्स कितने हो जाएंगे, 9 फ्लोर्स, ठीक है। हमने इससे रिलेटेड एक पॉइंट देखा था, ये दोनों उसी बिल्डिंग में होंगे जिस बिल्डिंग में फ्लोर नंबर्स इवन है। इस बिल्डिंग में टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हैं, इस बिल्डिंग में टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स है 9, इसमें नहीं आ सकते। इस बिल्डिंग में टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स है 7, इसमें भी नहीं आ सकते। इस बिल्डिंग में अभी फ्लोर्स कितने हैं पता है क्या हमें, नहीं। इसमें एक जो आखिरी स्टेटमेंट दिया था, डी लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, ठीक है। इसमें एक आखिरी स्टेटमेंट जो दिया था, डी लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, इससे ये भी फाइनल हो जाता है कि यहां पे ये जो है 12th फ्लोर टॉप मोस्ट होना चाहिए था, ठीक है। 12th फ्लोर टॉप मोस्ट होना चाहिए था। इस बिल्डिंग में कितने हो जाएंगे, यहां पे 12 फ्लोर्स, यानी जे और एच जो है हमें बिल्डिंग जेड में ही कंसिडर करने पड़ेंगे। जरा देखो आप, जरा देखो, जे और एच हमने यहां पे कंसिडर कर लिया। बिल्डिंग जेड में कितने लोग हो जाएंगे, 3 लोग। कौन कौन से, डी ऑलरेडी आ चुका है, एच और जे 2 और आ जाएंगे, 3 लोग हो जाएंगे। पर जेड में अलाउड कितने लोग हैं, सिर्फ 2 लोग। इसका मतलब डी को हम यहां पे कंसिडर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। रीजन, डी जिस किसी भी बिल्डिंग में होगा उस बिल्डिंग में एच और जे आने चाहिए थे, ठीक है। यहां पर चीजें सही नहीं जा रही है, मतलब फाइनल हो चुका है। डी उस बिल्डिंग में जेड में नहीं आ रहा है, डी इसमें आ नहीं सकता। डी किस में आना चाहिए था, एक्स में, फाइनल, ठीक है। डी यहां पर ये इस बिल्डिंग का फ्लोर एक्स फाइनल हो जाएगा, इस बिल्डिंग का फ्लोर एक्स फाइनल हो जाएगा। अब देखो इसमें, ठीक है। अब इसमें हमें जे और एच को रिलेट करना है, कैसे रिलेट कर सकते हैं, फिलहाल थोड़ा सा वेट करते हैं। अब इसमें आगे क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलती है जरा देखते हैं। ये रिलेट हो गया। अब सी को रिलेट करना आसान है ना, सी का फ्लोर नंबर 5 इसमें नहीं ले सकते, इसमें नहीं ले सकते, तो सी का फ्लोर नंबर 5 कौन सी बिल्डिंग में होना चाहिए था, बिल्डिंग जेड में होना चाहिए था। सी का फ्लोर नंबर 5 बिल्डिंग जेड में होना चाहिए था। उस बिल्डिंग में फ्लोर कितने होने चाहिए थे, 9 फ्लोर्स। तो बिल्डिंग जेड में 9 फ्लोर्स होंगे, ये ऊपर के फ्लोर्स इस बिल्डिंग में प्रेजेंट नहीं होंगे। देखा जाए तो हर बिल्डिंग में टॉप फ्लोर हमने फाइनल कर दिया है। जैसा कि हमने देखा था, यहां पर टॉप फ्लोर्स को फाइनल करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स हमें लेने थे,
ठीक है, तो चलो अब यहां पर एक पॉइंट हमें देखना था, H और J के बीच में 2 का गैप आना चाहिए था। H के नीचे जितने उतने ही J के ऊपर होने चाहिए थे। अब कितने फ्लोर्स का गैप कवर हो रहा है यहां पर? 4 फ्लोर्स। कितने फ्लोर्स कवर हो रहे हैं? 4। J और H दोनों इसी बिल्डिंग में लेने हैं। यहां पर इसमें टोटल फ्लोर्स कितने हैं? 12। 12 में से ये 4 फ्लोर्स अगर हम हटा देंगे तो फ्लोर्स बचेंगे कितने? 8 फ्लोर्स। ये जो 8 फ्लोर्स है इनके ऊपर और नीचे इवनली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए थे। इसका मतलब H के ऊपर 4 फ्लोर्स, ठीक है, और J के नीचे 4 फ्लोर्स। ऐसी सिचुएशन आ सकती है, ठीक है। तो 1 2 3 4 फ्लोर्स छोड़ के यहां पर H को कंसिडर करेंगे, 1 2 3 4 फ्लोर्स छोड़ के नीचे J को कंसिडर करेंगे। कैसे सॉर्ट आउट किया हमने? इस बिल्डिंग में J और H को लेना था, ये पहले ही सॉर्ट आउट हो चुका था क्योंकि ये दोनों उसी बिल्डिंग में आने चाहिए थे जिसमें इवन नंबर ऑफ फ्लोर्स है, ठीक है। अब जरा देखो, यहां पर ये सारी चीजें फाइनल हो गई है ना। उसके बाद 12 में से ये 4 फ्लोर्स हमने हटा दिए, 8 फ्लोर बचे थे। वो 8 फ्लोर्स को इनके ऊपर नीचे इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो 4 को हमने कर दिया। अब यहां पर एक और सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है। हम H को यहां पर ले सकते हैं, H को हम यहां पर ले सकते हैं और J को हम इस फ्लोर पे भी ले सकते हैं। देखो J के ऊपर कितने फ्लोर्स हैं? 4। और यहां पर H के नीचे कितने फ्लोर्स हैं? 4। जितने फ्लोर्स J के ऊपर उतने ही H के नीचे। केस सेटिस्फाई हो रही है। H यहां पर लिया तो H के नीचे 1 2 3 4 5 6 7 फ्लोर्स, J के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 फ्लोर्स। तो H और J कहां पर आएंगे फिलहाल पता नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे यहां पर क्या क्या चीजें और फाइनल हो सकती है देखते हैं। अब हमें पता है A और B दोनों के दोनों सेम बिल्डिंग में आने चाहिए थे और वो X में नहीं हो सकते। A और B दोनों सेम बिल्डिंग में X में नहीं हो सकते, वो Z में भी नहीं हो सकते। क्यों? Z में ऑलरेडी C आ चुका है। A और B दोनों को कंसिडर करेंगे तो 3 लोग हो जाएंगे जो अलाउड नहीं है। तो जाहिर सी बात है A और B बिल्डिंग Y में आने चाहिए थे। A का फ्लोर नंबर कौन सा होना चाहिए था? 2, ठीक है। तो A का फ्लोर नंबर यहां पर 2 फाइनल हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहां पर यह देखना है कि B का फ्लोर नंबर कैसे फाइनल हो सकता है, ठीक है। A का फ्लोर नंबर हमें क्या मिला? 2, ओके। F का फ्लोर नंबर मिलता है हमें 1, ठीक है। F का फ्लोर नंबर हमें क्या मिला है? 1। तो F फर्स्ट फ्लोर पे हमें कौन सी बिल्डिंग में लेना है? अब F फर्स्ट फ्लोर पे इस बिल्डिंग में आ सकता है या फिर इस बिल्डिंग में आ सकता है, ठीक है। अभी देखेंगे कि कहां पर कैसे चीजें सॉर्ट आउट हो सकती है। I और G का फ्लोर नंबर डिफरेंट होना, I और G की बिल्डिंग डिफरेंट होनी चाहिए थी, ठीक है। अब C और I भी अलग अलग बिल्डिंग में होने चाहिए थे। इसका मतलब I हम यहां पर नहीं कंसिडर कर सकते। I अगर कंसिडर करेंगे या तो यहां पर कंसिडर करना पड़ेगा या फिर यहां पे कंसिडर करना पड़ेगा। अब देखो इसमें हमें एक पॉइंट दिया था C और I सेम बिल्डिंग में है, इसका मतलब I यहां पर इस बिल्डिंग में आना चाहिए था। I कहां पर आना चाहिए था? Z में। Z में C और I ये दोनों लोग फाइनल हो चुके हैं, Z में 2 ही लोग चाहिए थे और तीसरा आएगा नहीं। अब F को यहां पे लेना है कि यहां पे, ये देखते हैं, ठीक है। हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि F का फ्लोर नंबर 1 होना चाहिए था, ओके। तो F को बिल्डिंग X में कंसिडर करना है कि बिल्डिंग Y में, ओके। तो यहां पर F अभी पेंडिंग है और कौन कौन लोग पेंडिंग है हमारे पास जरा देखते हैं। और हमारे पास पेंडिंग है B, ठीक है, और हमारे पास पेंडिंग है G, ठीक है। हमें 10 लोग दिए थे, 10 में से कितने सॉर्ट आउट कर दिए हमने? 3 2 5 6 और 1 7, 3 लोग बचे थे। ये 3 लोग हमें फाइनल करने हैं। उसमें से हमें ये पता है कि I और G डिफरेंट होने चाहिए, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब F इसमें आएगा कि इसमें आएगा, ये कहां से फाइनल हो सकता है? ओके, ये हमें इस कंडीशन से फाइनल होगा। A और F डिफरेंट बिल्डिंग में रहते थे तो F का फ्लोर नंबर 1 यहां पे F बिल्डिंग X में फाइनल हो जाएगा। शुरुआत में ही हमें दिया था इनका फ्लोर, इनकी बिल्डिंग डिफरेंट होनी चाहिए थी। अब हमारे पास बचा है सिर्फ G और B, ठीक है। B का फ्लोर नंबर A और G की एडिशन होनी चाहिए थी, ठीक है। G+2 ये फ्लोर नंबर होना चाहिए था B का, और G का फ्लोर नंबर जो है उसमें से 1 माइनस करेंगे तो I का फ्लोर हमें मिलना चाहिए था। अब यहां से हमें B और I का फ्लोर नंबर फाइनल करना है। B, I, G इनके फ्लोर नंबर्स फाइनल करने हैं,
अब इसको फाइनल करने के लिए जो इंफॉर्मेशन बची है उसकी तरफ जरा ध्यान देते हैं। ए के नीचे जितने फ्लोर थे उतने ही फ्लोर बी के ऊपर होने चाहिए थे। ए के नीचे एक फ्लोर आ चुका है तो बी के ऊपर भी कितने फ्लोर आने चाहिए थे? बी के ऊपर भी एक ही फ्लोर आना चाहिए था। फाइनल इंफॉर्मेशन कौन कौन सी बची है उसके ऊपर ध्यान देते हैं तो चीजें हमें क्लिक होती जाती है। ठीक है, तो यहां पर ए बी फाइनल हो गए। बी का फ्लोर नंबर हमें कितना मिला? 6। तो जी का फ्लोर नंबर इस इक्वेशन से क्या मिलना चाहिए था? 4। जी कौन सी फ्लोर पे आना था? बिल्डिंग में आना था, वाई बिल्डिंग में। जी का फ्लोर नंबर 4, जी फाइनल। जी का 4 मिला है तो आई का फ्लोर नंबर होना चाहिए था 3, आई की भी पोजीशन फाइनल। ठीक है, यहां पे सारी चीजें फाइनल हो चुकी है। ठीक है, बिल्डिंग एक्स में टोटल 12 फ्लोर्स है और यहां पर 4 लोग बिल्डिंग एक्स में रहने वाले ऐसे हैं। एच और जे की पोजीशन फाइनल नहीं हो सकती। बिल्डिंग वाई में ई बी जी ए इनकी पोजीशंस फाइनल हो चुकी है और बिल्डिंग जेड में सी और आई फाइनल हो चुके हैं। इस पजल का सॉल्यूशन हमें मिल चुका है। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दो, ये जो एक ही बिल्डिंग हमें मिलती थी उसके बदले में 3 बिल्डिंग्स मिली और इसमें ईस्ट वेस्ट राइट लेफ्ट ऐसे शुरुआत में कुछ कंडीशंस मिले थे। तो ये जो पजल थी ये वर्टिकल और लीनियर का कॉम्बिनेशन था। ठीक है, ये राइट लेफ्ट ईस्ट वेस्ट ये जो हमें शुरुआत में कंडीशंस मिली थी ये लीनियर में मिलती थी और यहाँ पे जो कंडीशंस मिले हैं वो कॉलम बेस्ड अरेंजमेंट में मिलती थी। ठीक है, तो अगर हमने ये सारी चीजें बेसिक्स में एकदम अच्छे से पढ़ी होती तो यहां पर ये पजल सॉल्व करना ज्यादा डिफिकल्ट था क्या? नहीं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ। यहां पर इंफॉर्मेशन को थोड़े से अलग तरीके से दे दिया तो पजल थोड़ी सी डिफिकल्ट बन गई। इसीलिए यहां पर जो हमने बेसिक्स देखा है पजल में कि पजल में इंफॉर्मेशन सिर्फ 3 कैटेगरीज की मिलती है। पहली कैटेगरी जो डायरेक्ट रिलेट हो, दूसरी कैटेगरी थोड़ा कंफ्यूज करे, तीसरी कैटेगरी बहुत ज्यादा कंफ्यूज करे। तो इसमें इंफॉर्मेशन जो हमें मिली थी इन्हीं 3 कैटेगरी में से थी। इनके साथ कैसे डील करना है ये अगर हमने देख लिया तो पजल सॉल्व करना ज्यादा डिफिकल्ट था नहीं। आई होप आपको इस पजल का डिस्कशन क्लियर है। इस सेशन में हम यहीं पे रुकेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।